वन पीस चैप्टर 1125 की फुल समरी आज आ चुकी है और मैं सही बता रहा हूं, इस चैप्टर को देखकर तुम्हारा दिमाग एकदम हिल जाने वाला है। तुम मतलब सोच भी नहीं सकते ये चैप्टर कितना तगड़ा होने वाला है। तुम सबको ये तो पता है कि सैटर्न मर चुका है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि सैटर्न किस वजह से मर रहा है और ईमू का लूफी को लेकर अगला प्लान क्या है। तुम्हें ये भी पता है कि फिगरलैंड गार्लिक अब नया 5 एल्डर बन चुका है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उसका 5 एल्डर को लेकर बिहेवियर क्या है। तो चलते हैं सीधा चैप्टर पर। और हमें इस महीने हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। चैप्टर 1125 का नाम है हाउ टू डिफाइन डेथ। ये एक वेगापंक का सेंटेंस है जो उसने चैप्टर 1123 में ही बोला था। कवर स्टोरी पर हम फिर से यामाटो को देखते हैं जो अब पहुंच चुकी है ओडन के कैसल, जो अभी वापस से बनाया जा रहा है, मतलब उसको रिबिल्ड कर रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एगहेड आइलैंड से। मरीन यहाँ पर सेराफिम्स के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें मरीन शिप पर ले जाने से पहले रिचार्ज किया जा रहा है। उसके बाद हम लूसी और काकू को देखते हैं जो भी अब एगहेड आइलैंड को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक साइबरपोल एजेंट उनसे पूछता है कि स्तुसी कहां पर है, और लूसी कहता है कि मैंने उसे मार दिया, यानी स्तुसी मर चुकी है, लेकिन हमें कुछ दिखाया नहीं गया चैप्टर में कि वो मरी है या वो लूसी झूठ बोल रहा है। लेकिन जब लूसी ऐसा बोलता है तो हम उसके चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होते, मतलब उसकी फ्रेंड को मार दिया और वो रो भी नहीं रहा भाई, किजारू रो दिया था। काकू का चेहरा भी छुपा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इमोशन को छुपा रहा है। हमें पता नहीं है कि स्तुसी मरी है या नहीं, लेकिन इस चैप्टर में वो भी नहीं है और किजारू भी नहीं है, पता नहीं वो बंदा कहां चला गया। फिर सीन कट करता है सैटर्न पर। वो अभी याद कर रहा है कि 200 साल पहले मेरी जियोस में क्या हुआ था। हमें पता लगता है कि सैटर्न ने ही 200 साल पहले साइंटिस्ट के एक ग्रुप को उस जायंट रोबोट यानी अहमद की बात कर रहे हैं, वो यहां पर उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन सारे साइंटिस्ट ने अहमद को कहीं छुपा दिया था और हिडन तरीके से उसकी स्टडी भी कर रहे थे वो। फिर सैटर्न सभी 9 वॉइस एडमिरल से बात करता है। सैटर्न कहता है कि उन्हें पावर प्लांट, यार्क और पंक रिकॉर्ड के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो अब मिल चुका है, लेकिन वो अभी सफर कर रहा है अपने ग्रेट फेलियर को लेकर। तभी सभी वाइस एडमिरल सैटर्न से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि स्ट्रो हैट अभी एल्बफ की तरफ गए हैं तो हम उनका पीछा करने जा रहे हैं, लेकिन सैटर्न उन सभी को मना कर देता है और बोलता है कि ये नेसेसरी नहीं है। सैटर्न उन सभी से बोल रहा है कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हमने वेगापंक के मैसेज को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होने दिया, मतलब 5 एल्डर मिलकर, इतनी बड़ी ताकत मिलकर भी एक बंदे का मैसेज नहीं रोक पाए, क्योंकि वहां पर हमारा हीरो लूफी नीका था भाई। फिर डोबरमैन सन सैटर्न से कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक सोल्जर होने के नाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर हमारा एक्शन फेलियर माना जाता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेगापंक ने मैसेज में जो कुछ भी बोला वो सच है? वैसे देखा जाए तो बात तो सही है, और ओडा ने भी पूरे वन पीस में वाइस एडमिरल को कुछ ज्यादा सीरियस लिया नहीं है। उसके बाद बिना कुछ कहे, एक सिंगल वर्ड बोले बिना, सैटर्न ने अपनी पावर का यूज करके डोबरमैन का सर उड़ा दिया। ये बिल्कुल वैसा था जैसा चैप्टर 1094 में हुआ था। बाकी बचे हुए 8 वॉइस एडमिरल शौक है कि भाई ये क्या हो गया। गिलोटिन भी शौक है और वो बोलता है कि वाइस एडमिरल डोबरमैन। मरीन बोलती है कि जल्दी से मेडिकल टीम को जगाओ, भाई क्या कर रहे हो। भाई मानता हूं कि वाइस एडमिरल की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इतना गिर जाएंगे ये मुझे पता नहीं था। फिर सीन कट करता है लेबो फेज में, जहां यार्क देखती है कि क्राउड मशीन सडनली एक्टिवेट हो चुकी है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। और पंक रिकॉर्ड यानी जो वो अंडे की शेप में था ना, वो अब पूरा आसमान में उड़ चुका है। यार्क खुश नहीं कर सकती और वो बोलती है कि उन्होंने पंक रिकॉर्ड ले लिया। यानी देखा जाए तो सैटर्न तो पूरी तरीके से फेल हो गया ना। उसने पहले कहा था कि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन पूरा का पूरा पंक रिकॉर्ड तो हवा में उड़ चुका है भाई। फिर सीन आता है मेरी जियोस का। भाई यहाँ से चैप्टर एकदम मस्त होने वाला है, तो ध्यान से सुनो सारे के सारे। हम देखते हैं कि खाने की कमी की वजह से वहां पर क्राइसिस पैदा हो गए, वो भी हर जगह पर, और टेनिरिब्यूटो पैनिक हो रहे हैं। अब ये टेनिरिब्यूटो क्या है वो मुझे नहीं पता। फिर सीन आता है पेंजिया कैसल में। हम देखते हैं कि फिगरलैंड गार्लिंग एक मस्त वाला सूट पहनकर रूम ऑफ अथॉरिटी की ओर जा रहा है, और वो बंदा अपने टोन में, मतलब कि अपने तरीके से बाकी 5 एल्डर को इन्फॉर्म करता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। गार्लिंग बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अभी एक ऑर्डर मिला है, लेकिन वारकरी बोलता है कि तुम्हारी आवाज का टोन ठीक नहीं लग रहा, वॉच योर माउथ गार्लिंग। गार्लिंग बोलता है कि इस मूवमेंट से वेगापंक यार्क को मेरी डायरेक्ट कमांड पर रखा जाएगा और मैं अब से वॉरियर गॉड ऑफ
साइंस एंड डिफेंस की पोजीशन पर हूँ। बाकी गौरव से ये जानकर शौक हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, और मार्स बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। गार्लिंग बोलता है कि अब यहाँ से गड़बड़ होने वाली है, मतलब कि ऐसा कुछ जो अभी तक नहीं हुआ और आगे होने वाला है। वो बोलता है कि दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी उथल पुथल होने वाली है, तो आइए हम सब मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। 5 एल्डर, यानी अब यहाँ से ट्रू वन पीस स्टार्ट होने वाला है। फिर हम वापस एगहेड पर आते हैं। हम देखते हैं कि सैटर्न शॉक हुए वाइस एडमिरल के सामने चिल्लाते हुए फर्श पर गिर जाता है। वो देख रहे कि सैटर्न की बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग बाहर निकल रही है। सैटर्न समझ चुका है कि ये सब इमू सामा कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि सैटर्न की पूरी बॉडी तेजी से ओल्ड हो जाती है, और जैसे मम्मी होती है ना, वैसे उसकी पूरी बॉडी पर व्रिंकल हो जाते हैं। बाकी वाइस एडमिरल देख रहे कि ये हो क्या रहा है। वो सच्ची में सदमे में पड़े कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। फिर सैटर्न अपने माइंड में ईमू की आवाज सुनता है। ईमू बोल रहा है कि सैटर्न, तुमने जॉय बॉय को भागने क्यों दिया, मतलब वो लूफी की बात कर रहा है देखा जाए तो। सैटर्न ईमू सामा से माफी मांग रहा है। वो बोल रहा है कि मुझ पर दया करो प्लीज, मुझे बख्श दो। और वो बोल रहा है कि उसकी जो पावर है ना, ईमू की पावर, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी सोच से परे है। और फिर हम ब्लैक फ्लेम्स और लाइट का एक बड़ा एक्सप्लोजन देखते हैं, और जैसे ही फ्लेम बुझती है ना, हमें केवल सैटर्न का वो कंकाल दिखता है और कुछ नहीं। सभी वाइस एडमिरल देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। देखा जाए तो ये सब कर्मा का फल है। पहले उसने डोबरमैन का सर काट दिया, उसके बाद उसका सर खुद पड़ा हुआ है जमीन पर। यानी इतना तो कंफर्म है कि अब ईमू सामा लूफी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसने सैटर्न को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने जॉय बॉय को जाने दिया, बस इसी बात पर। फिर हम वापस पंक रिकॉर्ड पर आते हैं, जो एगहेड आइलैंड से काफी दूर और समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। हमें पता लगता है कि शाखा, एडिसन, पाइथागोरस और एटलस अभी जिंदा है, और वो यार्क और पंक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो लूफी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। केवल वेगापंक की ओरिजिनल बॉडी मरी है, उसकी आत्मा, उसकी सोल अभी तो जिंदा पड़ी है। पाइथागोरस बोलता है कि ब्रेन की जो वेव होती है दुनिया के किसी भी हिस्से से इस जगह से जुड़ सकती है, इसलिए यार्क के लिए भी इस ब्रेन को इंफॉर्मेशन निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एडिसन बोलता है कि मुझे ये बात पता है, लेकिन इस चीज को उसके हाथों में छोड़ने से तो ये बेहतर है ना। वो आगे बोल रहा है कि हमें इसका ख्याल तब तक रखना पड़ेगा जब तक ह्यूमैनिटी ये ना समझ जाए कि ब्रेन का सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है। शाखा बोलता है क्योंकि यार्क ने हमें गोली मारी थी, इसलिए हमें लेबोरेटरी को भी अपने साथ ले जाना पड़ा। पाइथागोरस बोलता है कि और हम बजट और मटेरियल की कमी की वजह से अभी और इन्वेंशन नहीं कर सकते। लेकिन फिर एडिसन बोलता है कि यहीं पर तो हमारा दोस्त काम आएगा। हम देख सकते हैं कि एक डोम के अंदर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिसमें वेगापंक का क्लोन यानी उसकी बॉडी, सर, आर्म्स के लिए काफी सारे रिप्लेसमेंट पार्ट है। उसके बाद वेगापंक उन सभी रिप्लेसमेंट के साथ एक नई बॉडी बनाता है, जिसमें एडिसन का ब्रेन है, शाखा की पूरी बॉडी और पैर है, एटलस का लेफ्ट हाथ है और पाइथागोरस का राइट हाथ है। वो सभी 4 लोग एक ही ब्रेन के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में ये नहीं पता कि स्टेला भी इनसे बात कर पा रही है या नहीं। एटलस बोलता है कि चलो हम यार्क के सारे पार्ट को फेंक देते हैं। फिर एडिसन बोलता है कि ये तो बढ़िया बात है, मैं इन्हें वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर एडिसन अपने दोस्त को बुलाता है वेदरिया में हेरेडास, और जिन लोगों को वेदरिया के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वही जगह है जब साबा ओडी में कुमा ने नामी को वहां भेज दिया था। यानी आप कह सकते हो कि वो जो पूरा वेदरिया है ना, वो वेगापंक की क्लाउड मशीन से ही बना हुआ है। एडिसन बोलता है कि हेलो वेदरिया, ये वेगापंक है, और हेरेडास बोलता है कि क्या तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मरे नहीं हो। उसके बाद चैप्टर के 2 लास्ट पेजों में काम्बक का क्विंगडम का सीन आता है, जहां कोआला वेगापंक के मैसेज को समराइज कर रही है और सभी को बता रही है। बेटी बोलता है कि तो हमारी दुनिया क्या वाकई में डूब जाएगी। फिर साबो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि टेनेरियोब्यूटो ने रेड लाइन के टॉप पर रहना क्यों चुना, क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है। उसके बाद इवांको बोलती है कि और इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 700 साल पहले अपने नौकरों को टकीला वुल्फ, बोडका वुल्फ, रम वुल्फ और वॉरवॉन वुल्फ पर एक जायंट ब्रिज बनाने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं, जो समुद्र तट पर खड़ा होकर खुद से ही बातें कर रहा है। ड्रैगन बोलता है कि वेगापंक, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग आपके लास्ट वर्ड पर बिलीव करते हैं वो केवल पीस को ही चुनेंगे, मतलब शांति की ओर जाएंगे। वो बोल रहा है कि हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के बीच सेफ जगह पर रहने के लिए जो सेफ जगह बचे हुए ना, उनको लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी।
यानी अब ड्रैगन वाकई में कुछ करने वाला है, क्योंकि दुनिया में जो टॉप जगह है ना उन पे पहले से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट बैठी हुई है। चैप्टर यहीं पर एंड होता है और अगली वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाला, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।